नमस्कार, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि दिसंबर 2024 की परीक्षा जो नेट जेआरएफ की थी वो हो चुकी, उसका रिजल्ट भी आ चुका। जो अच्छा किए वो पास हुए, जिनको थोड़ा बहुत जिनके तैयारी में कमी रह गई उनको निराशा हाथ लगी। लेकिन जो नेट भी हुए हैं उनको जेआरएफ के लिए, जो नेट नहीं हुए उनको नेट जेआरएफ दोनों के लिए अब नई आशा, नई उम्मीद की किरण के साथ आगे उठना चाहिए और आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। उसी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज एक क्लास लेके मैं आया हूँ, जिसमें हम सिलेबस की हिंदी कहानियों को पढ़ने से पहले हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पे बातचीत कर लेना चाहिए। और इस क्रम में मैं अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास का क्या एक क्रम रहा है। तो हिंदी और कहानी का जो उद्भव विकास रहा उसमें एक सबसे पहला शब्द जो आता है हमारे सामने, एडगर एलन पो का आता है। इन्हीं के ही द्वारा सबसे पहले कहानी जो कि शॉर्ट स्टोरी के नाम से समाज में या फिर देश के सामने प्रस्तुत हुई। अब हिंदी की जो कहानियाँ हैं वो भारत में कई नामों से जानी जाती हैं, जिसमें कहानी, किस्सा, गल्प, आख्यायिका। वहीं आप जब बंगाल में जाएं तो गल्प और आख्यायिका। वहीं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अंचलों में किस्सा कहा जाता था, या फिर जो कथा परंपरा थी भारत की वो प्राचीन काल से चली आ रही थी। हिंदी की कहानी विकास में सबसे महत्वपूर्ण एक पत्रिका निकली, सरस्वती पत्रिका के नाम से 1900 ईस्वी में। और इसका पहला अंक जिसमें एक कहानी छपी, इंदुमती। उस इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी थे, और रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी को कहानी के नाम से संज्ञायित किया, और किशोरीलाल गोस्वामी ने अपनी इस कहानी को आख्यायिका कहा है। इंदु पत्रिका जो सरस्वती पत्रिका के ही समकक्ष और समकालीन हुआ करती थी, उसमें कहानी के लिए आख्यायिका शब्द का प्रयोग है, जबकि मर्यादा, माधुरी और विशाल भारत में गल्प नाम से कहानी को बताया गया है। आचार्य भामह का कहना है कि कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। यानी कि जो कथा प्राचीन समय से आती रही है उसमें बहुत सारी कल्पनाएं, लेकिन जो आख्यायिका रही हैं वो पुराने बीते इतिहास को ही लेके आगे बढ़ी हैं। अब जब कहानी के विकास की चरणों की अगर बात किया जाए तो वो 5 चरण हमारे सामने आते हैं, और वो 5 चरण मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रख के हम मानते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग जो 1900 से 1915 यानी कि 15 सालों का ये समय रहा, जो प्रेमचंद से पहले के कहानीकारों के बारे में बताता है। प्रेमचंद और प्रसाद युग 1915 से 1936, उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 1955 ईस्वी, और नई कहानी 1956 से 1960 ईस्वी। नई कहानी के प्रवर्ती बहुत सारे कहानियों के संबंध में आंदोलन हुए, जो अब तक अ, अनवरत रूप से जारी हैं, और नई नई कहानियों के आंदोलन आज भी देखने को आपको मिल सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद पूर्व युग जो कि भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के लेखकों का समय था, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम पश्चिमी कहानी परंपरा जो चली आ रही थी, जो एडगर एलन पो का नाम मैंने बताया, और भारतीय कथा परंपरा जो प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में कही और सुनी जा रही थी, इन दो तरह की परंपराओं के मेल से आदर्शवाद और नैतिकवाद की विशेषता लिए कहानी गढ़ी जा रही थी प्रेमचंद के पहले। और चूंकि प्रेमचंद के पहले जो देश था वो अंग्रेजों के चंगुल में, अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार किए हुए देश आगे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो बहुत ही लाजमी है कि कहानी में राष्ट्रवादी चेतना का आना, और समाज में बहुत सारी व्याप्त बुराइयां थी, चाहे वो विधवा को लेकर हो, बाल विवाह को लेकर हो, या सती प्रथा को लेकर हो, तो समाज के सुधारवादी भाव को भी लेके आना चाहिए। तो दो तरह के भाव यहाँ की कहानियों में मिलता है, जिसमें राष्ट्रवादी और सुधारवादी भाव बहुत ही मुख्य रूप से है। इस काल की जो कहानियां रही हैं वो कहानी कला की दृष्टि से शैशवावस्था में है, जिसमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई देती है। यानी कि अभी कहानी अपने सांचे में ढाली जा रही थी, और वो जो पूर्ण रूप की प्रौढ़ता वाली जो जो प्रौढ़ता वाला सांचा था वो अभी ढल के तैयार नहीं हुआ था। यानी कि कहानी अभी अपनी शैशवा अवस्था में चल रही थी। इसी बीच जो सरस्वती पत्रिका मैंने पहले ही बताया कि कहानी
के उद्भव और विकास में सबसे केंद्र में रहने वाली जो पत्रिका है वो सरस्वती पत्रिका है। इसमें किशोरीलाल गोस्वामी की 2 कहानियाँ निकलती हैं, इंदुमती और गुलबहार। भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल 1902 में आती है और रामचंद्र शुक्ल की एक कहानी स्वयं वो लिखे 11 वर्ष का समय 1903 में। गिरिजादत्त वाजपेयी पंडित और पंडितानी 1903 में। बंग महिला दुलाई वाली 1907 में। रामचंद्र शुक्ल ने जो पहली कहानी इंदुमती को माना और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष की समय को लक्ष्मी नारायण लाल ने खुद पहली कहानी माना है। कुछ लोगों ने बंग महिला के दुलाई वाली को भी पहली कहानी माना है। इस तरह से ये जितनी भी कहानियां जो आपके सामने दिख रही हैं, ये पहली कहानी मानने के विवादों में कहीं न कहीं अपना स्थान रखती हैं। अब प्रेमचंद पूर्व युग में जो सबसे मुख्य कहानीकार के रूप में सामने आते हैं, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी आते हैं। उनकी 3 कहानियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीधे-सीधे परीक्षा में पूछ लेती हैं। उसने कहा था जो 1915 में आया, हालाँकि इसको पहली कहानी रामचंद्र शुक्ल मानते हैं जो सबसे व्यवस्थित कहानी है। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानियाँ गुलेरी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बंग महिला जो कि एक महिला कहानीकार हैं, उन्होंने दुलाई वाली के साथ-साथ एक और कहानी लिखा, चंद्रदेव से मेरी बातें। ये जो कहानी है जो दुलाई वाली कहानी है वो बंगाल विभाजन और चंद्रदेव से मेरी बातें जो हैं, वो अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध रही थी और भग भवदेव पांडे जी ने चंद्रदेव से मेरी बातें जो कि सिलेबस में भी हैं, उनको उसको प्रथम राजनीतिक कहानी की संज्ञा दी है। अब हम देखेंगे कि प्रेमचंद और प्रसाद युग यानी कि प्रेमचंद का युग जब आता है 1915 से 1936 ईस्वी तक, तो किस तरह से कहानी का कौन-सा रूप देखने को मिलता है? चूँकि जब प्रेमचंद का युग चलता है, प्रसाद का युग चलता है, तो उसी समय काव्य में, हिंदी काव्य में छायावाद का समय है और गांधी ने अपने आंदोलनों के माध्यम से संपूर्ण देश में एक अपने विचारों का एक अलग-सा लहर बोया हुआ है, एक अलग-सा बीज चला है जिसका नाम है गांधीवाद। यानी कि छायावाद और गांधीवाद 2 तरह के भाव यहाँ देख रहे थे और यही युग बाद में जब प्रेमचंद और प्रसाद के नाम से चला, जहाँ दोनों ये जो कहानीकार हैं प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, दोनों बनारस में पैदा हुए और बनारस के 2 कोण पे बैठे हुए, 2 छोर पे बैठे हुए ये कहानीकार, जहाँ प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ और आदर्शवाद को लेकर के रचनाएँ रच रहे थे, वहीं जयशंकर प्रसाद राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद को लेकर के अतीत से अंश को उठा के वर्तमान में चेतना जागृत करने का काम कर रहे थे। कहानी के इतिहास में जब भी हम पढ़ेंगे इन दोनों रचनाकारों को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। तो मुंशी प्रेमचंद जो कि 1880 में लमही वाराणसी में जन्म लिए और इनका जो शुरुआती नाम था वो धनपत राय था, बाद में इन्होंने प्रेमचंद रख लिया। 1906 में इन्होंने बहुत ही सामाजिक रूप से बहुत ही बेहतरीन क्रांति का काम किया इन्होंने कि बाल विधवा विवाह किया, वो भी शिवरानी देवी के साथ। इनकी जो सबसे पहली उर्दू कहानी मिलती है सोजे वतन 1908 में जमाना प्रेस से रिलीज होती है। इस पे सेडिशन लगा दिया जाता है, अंग्रेजों के तरफ से रोक लगा दिया जाता है और जब हम इनकी पहली कहानी देखते हैं बड़े घर की बेटी, ये उर्दू में जमाना पत्रिका में 1910 में छपती है। जब हम हिंदी पहली बार हिंदी में जब ये कहानी लिखे तो वो कहानी बनी सौत शीर्षक से 1915 में। अंतिम कहानी इनकी है कफन 1936 में। सदगति, पूस की रात, इस तरह की इनकी बेहतरीन कहानियां हैं जहां सदगति दलित चिंतन को लेकर के है, दलित विमर्श को लेकर के, वहीं पूस की रात सामाजिक विद्रूपताओं को लेकर के हल्कू की कहानी है। रामविलास जी ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में लिखा है कि कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा रामविलास शर्मा जी ने कहा है। अब हम बात करें कि जयशंकर प्रसाद क्या थे, तो जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि थे और इनकी कहानियों में जो पृष्ठभूमि रही है वो अतीत को लेकर के रही है। ये करते क्या थे कि सामाजिक यथार्थ को मानसिक यथार्थ में बदल देते थे। आप याद करिए इनकी कहानी आकाशदीप, वहाँ चंपा और बुद्धगुप्त की बात करिए,
वहाँ सामाजिक यथार्थ को मानसिक यथार्थ में बदलने की क्षमता जयशंकर प्रसाद में थी। इनकी जो पहली कहानी इंदु पत्रिका में 1911 में ग्राम नाम से छपी। पहला कहानी संग्रह इनका 1912 में छाया नाम से आया और इनकी अंतिम कहानी जो है वो शालवती है। अब ध्यान दीजिए कि आकाशदीप, पुरस्कार, व्रतभंग, देवरथ, देवदासी, मधुआ, आंधी, शालवती, ये जितनी भी कहानियां इन्होंने लिखी, इन सारी कहानियों में व्यक्तिगत भावना और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने आता है। इसमें होता क्या है कि जयशंकर प्रसाद एम्बी बैलेंस का मार्ग अपनाते हैं। एम्बी बैलेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आदमी किसी भी आदमी के प्रति समान रूप से घृणा भी रखता है और समान रूप से प्यार भी रखता है, उसे ही हम एम्बी बैलेंस करते हैं। और इसी एम्बी बैलेंस को लेकर के जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों के कथ्य को गढ़ा हुआ है। अब देखा कि राजेंद्र यादव जी ने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में क्या लिखा कि अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथाकारों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं, ऐसा कहना है राजेंद्र यादव जी का। प्रेमचंद और प्रसाद के ही समय एक और कहानीकार निकल के आते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा मंटो की कहानियों का छाप लिए। मंटो उर्दू में लिखते थे, ये हिंदी में लिखते थे। पांडे विचन शर्मा उग्र, इनकी महत्वपूर्ण कहानियां चिंगारियां 1915 और चॉकलेट 1928, दोजक की आग बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से 1929 में। चिंगारियां जो इनकी कहानी संग्रह निकली उस पे अंग्रेजों ने रोक लगाई, अंग्रेजों ने उसको जब्त किया। और पांडे विजय शर्मा उग्र के जो साहित्य है उसको घासलेटी साहित्य कहते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी जी, बनारसी दास चतुर्वेदी वही हैं जिन्होंने विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया। और पांडे वचन शर्मा उग्र को प्रथम राजनीतिक कहानीकार की संज्ञा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दिया है। अब इसी में महत्वपूर्ण कहानीकार कुछ और मिलते हैं जिसमें चतुरसेन शास्त्री का नाम आता है, जो उनकी कहानी है रजकण। दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है चतुरसेन शास्त्री की। और आपको ये सारी कहानियां खोज खोज के पढ़नी भी चाहिए। जिसमें शिवपूजन सहाय की एक कहानी का प्लाट ही है उसका नाम। निराला की तीन कहानियां, लीली 1934 में, सखी, सुकुल की बेबी। यही सखी जो है वो बाद में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित हुई। निराला की सारी कहानियां उनकी कविताओं की तरह ही उनके जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेमचंद और प्रसाद के बाद कहानी का क्या स्वरूप रहा, क्या क्या घटनाएं घटी, किस किस तरह के वाद आए, विवाद आए, किस किस तरह के विचार आई। तो प्रेमचंदोत्तर युग में सामाजिक और व्यक्तिवादी यथार्थ सामने आया। अब उसमें दो तरह के वादों का, दो तरह के विचारों का प्रभाव कहानीकारों पर देखने को मिलता है। जिसमें पहले नंबर पे मार्क्सवाद और दूसरा मनोविश्लेषणवाद, जो कि फ्रायड के द्वारा शुरू किया गया था। मार्क्सवाद को ही हम प्रगति साहित्य में प्रगतिवाद और समाजवादी कहानी कहते हैं, जबकि मनोविश्लेषणवाद का जो प्रभाव जिस कहानी पर रहा उसको मनोवैज्ञानिक कहानी हम कहते हैं। मार्क्सवाद से प्रभावित जो कहानीकार थे उसमें यशपाल, रांगेय राघव, राहुल सांकृत्यायन, बाबा नागार्जुन का नाम आप रख लीजिए। और जो मनोवैज्ञानिक कहानी में यानी कि मनोविश्लेषण जो फ्रायड से प्रभावित थे उसमें जैनेन्द्र, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन, अज्ञेय, इलाचंद जोशी जो मुख्य कहानीकार हैं मनोवैज्ञानिक कहानियों के। मनोवैज्ञानिक कहानी में होता क्या था, व्यक्ति के आंतरिक जीवन की कहानी लिखी जाती थी और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहानी जो है वो उस समय के दौर के व्यक्ति के अपने आंतरिक कला को व्यक्त करने के लिखा जाता था। तो जब इस तरह से अपने आंतरिक भावनाओं को व्यक्त जब हम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी भाषा जो है वो प्रतीकात्मक ही हो जाती है। अब हम राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो दो कहानी संग्रह इनके मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दो ही हैं, बहुत आसान है याद करने में। सप्तमी के बच्चे 1935 में और बोलगा से गंगा। देखिए ये इतने बड़े यात्री थे कि कहानियों के भी नाम बोलगा से गंगा यात्रा वृत्त की तरह रखते हैं। 1944 में आती है। इलाचंद जोशी की कहानी आहुति, धूप रेखा, कटीले और लचीले फूल, खंडहर की आत्माएं, दिवाली और होली। आप देखिए कि मनोवैज्ञानिक कहानीकारों को किस तरह से हम पहचानेंगे तो उनके जो कहानी के शीर्षक हैं वही एक रहस्यमय की तरह होते हैं। खंडहर की आत्माएं देख लीजिए,
दिवाली और होली दो दो तरह के त्योहार हैं हिंदू धर्म के। आहुति, धूप रेखा, कटीले भी फूल हैं, लजीले भी फूल हैं। जो काँटा चुभता है सबको, वो किस तरह से लजाएगा? मतलब अपने शीर्षकों के माध्यम से एक संशय व्यक्त करता है, एक चेतना का निर्माण करता है। जितने भी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हुए, मार्क्सवादी कहानीकारों में यशपाल का नाम बहुत ही शीर्ष स्थान पे हम देखते हैं। 200 कहानियां लिखने वाले यशपाल मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखते थे। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों, रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग और मुक्ति के हथियारों से तीखा प्रहार किया। राजेंद्र यादव ने ऐसा कहा है। यशपाल की जो रचनाएं हैं, पिजड़े की उड़ान, उन्होंने कारावास में ये कहानी लिखी थी। फूलों का कुर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तर्क का तूफान, वे दुनिया, अभिशप्त, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन, ये सारी कहानियां, वे कहानियां मैंने अपने नोट्स में लिखा है जो लगातार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अब हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में जैनेन्द्र का नाम भी सबसे ऊपर आता है। जैनेन्द्र ने एक काम किया कि वो व्यक्ति को महत्व दिए अपने कहानियों में। चाहे उनका कोई भी कहानी आप पढ़िए, फांसी, जो कि शमशेर और एक थानेदार की लड़की की प्रेम कथा है, फांसी 1929 में आती है। जैनेन्द्र इसको प्रथम कहानी अपनी मानते हैं। उसके बाद उनकी कहानी आती है वातायन। नीलम देश की राजकन्या महत्वपूर्ण कहानी है 1933 में। पाजेब, ध्रुव यात्रा, जयसंधि। जैनेन्द्र की एक और खासियत है कि जैनेन्द्र की कहानियों पे फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव था ही था। कहीं ना कहीं जैनेन्द्र पे गांधी जी का भी प्रभाव था, इसलिए और गांधी का प्रभाव होने के नाते जैनेन्द्र की कहानियों में भारतीय दर्शन का भी प्रभाव अनायास देखने को मिल जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र के बारे में लिखा है कि जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। अगला जो कहानीकार मिलता है, देखने को मिलता है, वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जिस तरह से अज्ञेय जी ने अपनी कविताओं में नए नए तरह के उपमान गढ़े, उसी तरह अपनी कहानियों के माध्यम से भी अनेक तरह की धागों को, गुत्थियों को खोलते हुए नजर आते हैं। उनकी प्रमुख कहानियां हैं विपथगा, अमर वल्लरी, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। विश्लेषणात्मकता और वैचारिकता उनकी कहानियों की विशेषता रही है। उनके ऊपर दो विद्वानों के प्रभाव को देखने को मिलता है। एक तो पहला कि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और सार्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव उनकी कहानियों पर देखने को मिलता है। आप कविताओं पे भी देखे होंगे कि कभी कभी उनके पे अस्तित्ववाद का आरोप लगता है। जो अज्ञेय की अधिकांश कहानी है, अधिकांश कहानियां व्यक्ति के अंतर्मन की खोज की चेतना लिए हुए है। यानी कि अपने लगभग लगभग सारी कहानियों में वो व्यक्ति की अंतर्मन की खोज ही करते हैं। चाहे आप गैंग्रीन यानी कि रोज कहानी की बात करें, तो रोज कहानी में भी वो मालती के अंतर्मन की खोज की ही एक कहानी है। और रोज कहानी जो गैंग्रीन नाम से बाद में हुई, उसी को हम नई कहानी की पूर्व पीठिका के तौर पे देखते हैं। अगर परीक्षा में सीधे सीधे पूछ ले कि अज्ञेय की किस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका कहा जाता है, तो वो रोज और गैंग्रीन कहानी ऑप्शन में आप टिक करिएगा। अगले कहानीकार के रूप में हम देखते हैं रांगे राघव, जो कि एक मार्क्सवादी कहानीकार हैं। इनकी जो कहानियां हैं, साम्राज्य का वैभव, गदल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधूरी मूरत, इंसान पैदा हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण भगवती चरण वर्मा जी मिलते हैं, जिनकी 2-3 कहानियां लगातार पेपरों में पूछते हैं। दो बांके 1936 में, इंस्टॉलमेंट और मोर्चा बंदी, ये तीनों कहानियां लगातार पेपर में पूछी गई है। उपेंद्र नाथ अश्क भी मिलते हैं, जिनकी 2 कहानियां पिजड़ा और काले साहब। और चंद्र किरण सौंडेक्षा जी मिलती हैं, और इनकी कहानी है आदमखोर। ऐसा माना जाता है कि इसी आदमखोर कहानी से नई कहानी की शुरुआत हो जाती है और महिला कहानीकारों में एक नए तरह का रूप देखने को मिलता है। जो रूप दुलाई वाली कहानी का, दुलाई वाली के बाद यानी कि बंग महिला के बाद बंद हो गया था। महिलाओं, उतना महिला नहीं दिखती थी कहानी को लेकर के, लिखने को लेकर के। वो चंद्र किरण सौंडेक्षा जी के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान और बहुत सारे महिला कहानीकार को देखने को मिलता है। तो ये उनकी इम्पोर्टेंट कहानी है जो आदमखोर शीर्षक से है। अब हम देखेंगे कि नई कहानी और उसके परवर्ती कहानी आंदोलन क्या थे। अब 2 नाम आप देख सकते हैं, मैं लिखा हूँ, दुष्यंत कुमार और नामकरण, नामवर सिंह।
तो दुष्यंत कुमार, लोग कहते हैं कि नई कहानी जो शब्द है सबसे पहले दुष्यंत कुमार ने प्रयोग किया था, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि नामवर सिंह ने नई कहानी शब्द का प्रयोग किया था। तो दोनों में जो भी ऑप्शन में रहे आप उसको टिक करेंगे, और अगर दोनों रहे तो नामवर सिंह को भी टिक करेंगे। नई कहानी नाम से एक विशेषांक पत्रिका 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त जी ने निकाला है। अब नई कहानी के समय के संबंध में दो विद्वानों का मत यहाँ नोट किया हूँ मैं। एक मधुरेश है जो कहानी पे उनका किताब है पूरी, हिंदी कहानी के विकास के नाम से। वो मानते हैं कि 1954 से 1963 तक नई कहानी रही। रामचंद्र तिवारी जी मानते हैं कि 1954 के बाद और की कहानियां 1960 तक आते आते नई कहानी में परिवर्तित हो गई। अब प्रथम नई कहानी के रूप में नामवर सिंह ने दो तरह के कहानी और कहानी संग्रह को सामने रखा है। दादी माँ नाम की एक कहानी है, ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। वो शिव प्रसाद सिंह जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष होके रिटायर हुए। दादी माँ नीला चांद उनका एक उपन्यास भी है, आप बहुत इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं। उनकी कहानी को नामवर सिंह पहली कहानी मानते हैं। और निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह परिंदे को प्रथम नई कहानी संग्रह के रूप में नामवर सिंह मानते हैं। अब हम देखेंगे कि नई कहानी की विशेषता क्या थी, किस तरह से नई कहानी ने जन्म लिया। तो जो हम आज़ादी पाए थे, आज़ादी से लोगों के बीच एक मोहभंग उत्पन्न हुआ था। लोग गांवों को छोड़ के शहर की तरफ अग्रसर हुए थे। तीव्र शहरीकरण हो रहा था, और जब लोग गांवों से शहर की तरफ आ रहे थे तो वहाँ शहर में उनको रोजगार तो मिल जाता था, लेकिन वो समाज नहीं मिलता था, जो वो चौराहे नहीं मिलते थे, वो बरगद का पेड़ नहीं मिलता था जहाँ पे गांव के लोग बैठ के गांव के और लोगों की बात करते थे। यानी कि शहर में आने के बाद लोगों को रोजगार तो मिल गया, लेकिन सत्रांश मिलने लगा, यानी कि अकेलापन आने लगा। और जब गांव के लोग शहर आए, आज़ादी मिल गई, तो नारियों की शिक्षा थोड़ी सी ऊपर बढ़ी। और जब नारियां शिक्षित होने लगी तो पारिवारिक ढांचा के स्वरूप में बदलाव आने लगा, पारिवारिक बेड़ियां टूटने लगीं। इस तरह के विशेषताओं को लेकर के नई कहानी अपने विषय को लेकर के बनी है, गढ़ी गई, जिसकी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण ये रही कि अब तक जो हम समाजवाद या फिर बहुत सारे वादों में फंसे हुए थे, अब हम भोगे हुए यथार्थ पर बल देते हैं, मानवीय संबंधों के बिखराव पर बल देते हैं। भोगे हुए यथार्थ का मतलब कि जो हम आंखों से देखते हैं उसको कहानी में उकेरते हैं। नई कहानी में 3 नाम आपको याद रखने हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर का। नई कहानी के बाद 1960 में अकहानी नाम से एक आंदोलन देखने को मिलता है। इसके जो प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल जी हैं। अकहानी का जो मुख्य विषय था, जब हम देखते हैं कि नई कहानी में बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि यथार्थ को, तीव्र शहरीकरण, आज़ादी के मोहभंग को, तो इस तरह से बहुत सारा जब मूल्यों का स्थापना हो गया था साहित्य में, तो अकहानी के माध्यम से जीवन मूल्यों को तिरस्कार किया गया। परंपरा जो रूढ़ियां चली आ रही थी उसका पूर्ण रूप से नकार दिया गया। अतिशय आधुनिकता देखने को मिलती है अकहानी आंदोलन में। इसके कहानीकार हैं राजकमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, श्रीकांत वर्मा और दूधनाथ सिंह। उसके बाद एक कहानी आंदोलन देखने को मिलती है, वो है सचेतन कहानी, जो नई कहानी और अकहानी, सत्रांश और निरक्ता बोध को लेकर के आगे बढ़ी थी। उस तरह की चीज़ों से लोगों को जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। जब हम नई कहानी और कहानी को देखेंगे तो जहाँ जीवन मूल्यों को तिरस्कार दिया जा रहा है, जहाँ परंपरा को नकार दिया जा रहा है, लोगों में अकेलापन अब हावी होते जा रहा है, तो लोगों में जीवन जीने की इच्छा खत्म होनी जा रही थी, निरक्ता बोध आ रहा था। वहाँ सचेतन कहानी ने एक अपना ऐसा आंदोलन 1964 में खेला, जो असचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। यानी कि सचेतन कहानी के अंतर्गत एक ऐसे तरह के भाव को उकेरा जा रहा था जो लोगों में मनोबल को उच्च स्थान दे। महीप सिंह जो इसके प्रवर्तक हैं वो कहते हैं कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जीने की कला को देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि सहज कहानी।
सहज कहानी एक आंदोलन था जिसके प्रवर्तक अमृत राय हैं, जो प्रेमचंद के पुत्र हैं। 1968 में ये करते क्या थे कि ये देखे कि जब नई कहानी आ गई और कहानी आ गई और सचेतन कहानी आ गई, तो इतने तरह के यथार्थ, इतने तरह के भोगे हुए रस, भोगे हुए यथार्थ, इतने तरह की मानवीय संबंधों का बिखराव, निरर्थकता बोध, सत्रांश के आने से कथा का यानी कि कहानी का जो मूल रस है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा था। तो अमृत राय का कहना था कि कथा में मूल कथा रस की स्थापना, जिससे अ, कहानियों में सहजता सरलता बने, इसलिए उन्होंने एक पत्रिका निकाली नई कहानियों के नाम से और उसमें सहज कहानी आंदोलन को एक धार दिया। आगे 1972 में कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका की मदद से समानांतर कहानी आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने वामपंथी विचार से सहमत होते हुए किसी भी तरह के सर्वहारा जो शब्द है उसको न मानते हुए भारतीय दृष्टिकोण से आम आदमी की चिंता को केंद्र में रखा। और आगे हम देखते हैं कि एक कहानी और आंदोलन मिलता है सक्रिय कहानी के नाम से 1979 में, जिसके प्रवर्तक राकेश वत्स हैं। और इस कहानी की सबसे मुख्य विशेषता, इस आंदोलन की सबसे मुख्य विशेषता ये रही कि सक्रिय कहानी का मतलब ही है बस चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी को लिए हुए कहानी की रचना करना, यानी कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की भाव को लेकर के कहानी की रचना सक्रिय कहानी आंदोलन के अंतर्गत किया गया। जनवादी कहानी का संबंध हम देखते हैं कि रामचंद्र तिवारी जी कफन कहानी से ही गदल से मानने लगते हैं कि जनवादी कहानी की शुरुआत हो गई है। लेकिन जनवादी कहानी जो जनवादी ग्रुप बना वो 1977 में दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में बना और आज तक वो लगातार चलते जा रहा है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो प्रेमचंद उत्तर युग है या फिर नई कहानी का समय है, इसमें भीष्म साहनी नाम के एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, जिनकी कहानियां बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि भाग्य रेखा 1953 में, भटकती राख 1966 में, वांगचू 1978 में, निशाचर डायन 1998 में। आगे हम जिस तरह से कविताओं के माध्यम से इनको नहीं छोड़ सकते, वैसे ही कहानियों में भी इनकी दो ही कहानी है लेकिन बार बार पूछता है। मुक्तिबोध का, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, दो कहानियां जरूर याद करिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठुमरी 1958 में, आदिम रात्रि की महक और अग्निखोर। रामदरस मिश्र की कहानी है खाली घर, सर्पदंश, वसंत का एक दिन। मोहन राकेश की कहानी है इंसान के खंडहर, एक और जिंदगी। तो ये रही आज कहानी के उद्भव और विकास का क्रम, जो कि प्रेमचंद पूर्व युग से लेकर के जनवादी कहानी 1977 तक की बात हमने की और उस दौरान आए हुए सभी महत्वपूर्ण कहानीकारों की, रचनाकारों के पे, उनकी विशेषताओं पे बातचीत किया। आगे दो टॉपिक बच जाता है, उसमें स्वातंत्र्योत्तर कहानीकार और महिला कहानीकार के साथ साथ दलित कहानीकार की जो विषय है उस बच जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीन टॉपिक पे भी कवर कर लेंगे और उसके बाद हम यूजीसी नेट या फिर सारे तरह के सिलेबस में लगी हुई कहानियों पे क्रमवार तरीके से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, जुड़े रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।